ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति की गति को रोकना असंभव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा आज नेक्स्ट लेवल पर है। मैं जानता हूं कि जब एक सपना पूरा होता है तो नए सपने, नई आकांक्षाएं जन्म लेती है। और मैं इसे बोझ नहीं मानता, बल्कि जनता के विश्वास की पूंजी मानता हूं। हां, देश में मेरे कुछ ऐसे शुभचिंतक भी हैं जिनको लगता है कि उम्मीदों के बोझ तले मोदी कभी तो दबेगा, कभी तो कुचला जाएगा। लेकिन उनकी नीयत इतनी खोटी है कि उनकी उम्मीदें पूरी हो ही नहीं सकती। और देशवासियों का आशीर्वाद जब तक है, तब तक ये पूरी होगी भी नहीं। अब सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की आशाएं और आकांक्षाएं ही पूरी होकर के रहने वाली है। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। भारत हर हाल में विकसित बनेगा। यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक हमने देखा है कि कैसे इसका प्रभाव वैश्विक मार्केट से लेकर दुनिया के नागरिकों पर पड़ता रहा है। लेकिन भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर न पड़े। और जब रूस यूक्रेन का संकट बढ़ा था, तो उस कालखंड में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसके बावजूद यूरिया की जो बोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये में मिल रही थी, वो हमने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपये में दी थी। दुनिया में 3,000 रुपया चलता था, हमारे देश में 300 रुपये में दिया जाता था। इस बार भी हमारा हर संभव प्रयास होगा कि देश के किसान, देश के नागरिकों के जीवन पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। साथियों, आज के इस अहम समय में, आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले। इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो, उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। साथियों, बीता एक दशक आत्मनिर्भरता के साथ साथ संवेदनशील गवर्नेंस का भी रहा है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां रहने वाले लोग
दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकारों की सोच से भी दूर रहे। लेकिन हमारी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को गवर्नेंस की प्राथमिकताओं से जोड़ा। पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी व्यापक प्रयास किया है। 2014 से पहले भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी संकट के समय कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी ना के बराबर थी। आज हमारे पास 50 लाख टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इससे भी अधिक कैपेसिटी पर काम चल रहा है। बीते दशक में अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी हमने सालाना 40 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि की है। तभी भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी बड़ी दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। साथियों, इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है। साथियों, पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर बल दिया। 2014 से पहले देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये काम न किया होता तो हमें बीते 11 वर्षों में करीब 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल विदेशों से खरीदना पड़ता। आज की स्थिति देखें तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है। साथियों, भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर हमारी रेलवे भी है। हमारे देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक 2014 तक सिर्फ 20% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब
100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस किया। एक और बहुत बड़ा काम हमने रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया है। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। आप सोचिए, साल 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी। आज ये करीब 40 गुना बढ़कर 130 गीगावाट हो चुकी है।